कार्ल मार्क्स को लोग आमतौर पर एक क्रांतिकारी और एक्टिविस्ट मानते हैं, जो 20वीं सदी में बहुत सारे कम्युनिस्ट देशों के बनने की वजह बने। शायद ही कोई ऐसा सोचने वाला हो जिसने आज की दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी हो। लेकिन असल में मार्क्स ने दर्शन की पढ़ाई की थी, और भले ही उन्हें अक्सर ऐसा दिखाया जाता है कि वे दर्शन से हटकर इतिहास या समाज शास्त्र की तरफ चले गए, लेकिन उनके लिखे हुए में आज के कई बड़े सवालों पर उनका नजरिया मिलता है। उनकी सोच में इंसान और समाज की समझ, इतिहास का तरीका, अर्थशास्त्र की बातें, उस समय की पूंजीवादी दुनिया की आलोचना और कम्युनिस्ट भविष्य की बात शामिल। शुरू के समय में मार्क्स का ध्यान इस बात पर था कि समाज में कैसे लोग खुद से और अपने काम से अलग हो जाते हैं। आगे चलकर उन्होंने इतिहास को समझने का एक तरीका दिया, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। इसमें उनका कहना था कि समाज की बनावट बदलती रहती है, कभी इंसान की ताकत बढ़ती है तो कभी रुक जाती है। मार्क्स का ज्यादा ध्यान पूंजीवादी दुनिया को समझने में गया, जिसमें मुनाफा सबसे जरूरी चीज है और काम करने वाले लोगों का शोषण होता है। उन्होंने समाज में नैतिकता और विचारधारा के रोल पर भी लिखा। मार्क्स के हिसाब से इतिहास में अलग अलग तरीके के समाज बनते बिगड़ते रहते हैं और आखिर में इंसान कम्युनिज्म की तरफ बढ़ता है। लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट समाज की पूरी तस्वीर कभी नहीं बताई, बस इतना कहा कि वह अपने आप बनेगा, कोई पहले से तय प्लान नहीं है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। वे अपने परिवार के 9 बच्चों में से एक थे। उनका परिवार प्रूशिया के राइनलैंड इलाके में रहता था, जो पहले फ्रांस के कब्जे में था। उनके माता पिता दोनों यहूदी परिवार से थे, लेकिन उनके पिता ने वकील बनने के लिए बाद में धर्म बदल लिया था। मार्क्स ने स्कूल के बाद बॉन और बर्लिन में कानून और दर्शन की पढ़ाई की। अपनी पीएचडी के लिए उन्होंने पुराने ग्रीक दार्शनिकों पर काम किया। 1842 से उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और एक अखबार के लिए काम किया, लेकिन कुछ ही समय में सरकार ने वह अखबार बंद करवा दी। मार्क्स ने जून 1843 में अपनी बचपन की दोस्त जेनी वॉन वेस्टफालेन से शादी की। उनके 7 बच्चे हुए, जिनमें से 3 बेटियां बड़ी होकर जिंदा रहीं। माना जाता है कि उन्होंने अपने घर की देखभाल करने वाली हेलेन डेमुथ से भी एक बेटा पैदा किया था। अपनी जिंदगी में मार्क्स ने पढ़ाई, राजनीति और आर्थिक परेशानियों से जूझते हुए समय बिताया। हालात ऐसे थे कि अपनी बात खुलकर कहने के लिए उन्हें ज्यादातर समय जर्मनी के बाहर रहना पड़ा। वे फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड में रहे। 1843 के आखिर से लेकर 1845 की शुरुआत तक मार्क्स पेरिस में रहे, जहां कई तरह के लोग और क्रांतिकारी मौजूद थे। बाद में सरकार ने उन्हें वहां से भी निकाल दिया। पेरिस में रहते हुए मार्क्स ने अपने बहुत सारे शुरुआती लेख लिखे, जिनमें से कई छपे भी नहीं थे, लेकिन बाद में ये सब मिलकर उनकी सोच को समझने में मददगार बने। इस दौरान उनके कुछ लेख छपे भी, जैसे यहूदी सवाल पर, जिसमें उन्होंने यहूदी लोगों की आजादी का समर्थन किया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इंसानी आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं होती। एक और लेख, हेगेल के दर्शन की आलोचना भूमिका में, उन्होंने धर्म और मजदूरों की ताकत पर लिखा। उनके पेरिस के सालों में सबसे अहम लिखावट 1844 की पांडुलिपियां मानी जाती है, जिसमें इंसान के अपने काम से अलगाव की बात है। साथ ही फायरबाख पर टिप्पणियां भी लिखी, जिसमें दर्शन के असली मकसद पर अपनी बात रखी। ब्रसेल्स में अपने रहने के समय मार्क्स बेल्जियम के तेजी से बदलते माहौल में रहे। वहां उन्हें साफ साफ कहा गया था कि वे उस समय की राजनीति पर कुछ न लिखें, लेकिन कुछ वक्त बाद विदेशी लोगों के आंदोलन के चलते उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। इस समय के दौरान मार्क्स ने वीडियो द होली फैमिली निकाली, जिसमें उनके दोस्त एंगल्स ने भी साथ दिया। इसमें उन्होंने अपने पुराने आलोचक ब्रूनो बाउर की बातों का जवाब दिया। मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर जर्मन आइडियोलॉजी नाम से कुछ पांडुलिपियां भी तैयार की, जिसमें
मैक्स टर्नर की सोच की आलोचना की। इसी दौरान मार्क्स ने द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी भी लिखी, जिसमें उन्होंने प्रूथो के सामाजिक विचारों को नकारा। इन सब कामों में साफ दिखता है कि मार्क्स अपने समय के बड़े विचारकों की बातों को चुनौती देते हुए अपनी अलग सोच बना रहे थे। मार्क्स की पूरी जिंदगी राजनीति से जुड़ी रही। 1848 में हुए आंदोलनों के दौरान वे फिर पेरिस और कोलोन लौटे और इसी दौरान उनका राजनीतिक कामकाज और भी बढ़ गया। इसी समय उनका और एंगल्स का लिखा वीडियो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो सामने आया, जो फरवरी की क्रांति से ठीक पहले छपा। बाद में जब वे लंदन गए तो उन्होंने द क्लास स्ट्रगल्स इन फ्रांस लिखा, जिसमें 1848 के बाद फ्रांस में क्रांति क्यों असफल रही इसका जिक्र किया। इन दोनों के बीच के समय में मार्क्स ने जर्मनी की क्रांति पर भी लिखा और कोलोन में एक नया अखबार शुरू किया। अपनी जिंदगी के आधे से ज्यादा साल मार्क्स ने लंदन में बिताए। लंदन उस समय राजनीतिक शरण के लिए सुरक्षित जगह थी और वहां से दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी व्यवस्था को समझना आसान था। इस लंबे समय में मार्क्स लगातार अपनी सबसे बड़ी सोच, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना को पूरा करने में लगे रहे, मगर इसके साथ उन्होंने और भी कई तरह की बातें लिखीं। उन्होंने सबसे पहले दी 18 रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट में बताया कि फ्रांस में नेपोलियन तृतीय कैसे सत्ता में आया। इसके बाद 10 साल के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए 300 से ज्यादा लेख लिखे। इनमें यूरोप के हालात, राजनीति और यूरोपीय देशों का भारत और चीन में हस्तक्षेप जैसे विषयों को समझाया। ये लेख सिर्फ पैसे के लिए नहीं थे, बल्कि इनमें उस समय की दुनिया को बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश थी। 1868 से लेकर अगले कुछ सालों तक मार्क्स का राजनीतिक काम फिर तेज हुआ, जब वे इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन से जुड़े। इसके बाद पेरिस कम्यून का समय भी आया, जिसमें पेरिस के लोगों ने कुछ महीनों के लिए अपने दम पर सरकार चलाई, लेकिन फिर उसे जबरदस्ती खत्म कर दिया गया। इसी बारे में मार्क्स ने दी सिविल वॉर इन फ्रांस में लिखा। इस समय उनका क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम भी सामने आया, जिसमें उन्होंने जर्मन मजदूर आंदोलन के कुछ नेताओं की आलोचना की और बताया कि कम्युनिस्ट समाज में असली जरूरतों के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। मार्क्स की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना हमेशा चर्चा में रही है। वे अपने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाए थे जैसा उन्होंने सोचा था। उनकी सबसे बड़ी और अहम किताब का पहला भाग कैपिटल उनके जीवन में ही छपा था, लेकिन इसे भी वे बार बार बदलते रहे। बाकी के 2 भाग उनके गुजरने के बाद उनके दोस्त एंगल्स ने उनके पुराने नोट्स से तैयार किए और छपवाए। एंगल्स ने आगे भी कुछ और खंड जोड़ने की योजना बनाई थी, जिन्हें बाद में काउत्स्की ने मार्क्स के नोट्स से जोड़कर तैयार किया और कई सालों बाद छपवाया। इसके अलावा ग्रुंडरी नाम की एक और किताब, जो उन्होंने कैपिटल लिखने से पहले तैयार की थी, बहुत सालों बाद सामने आई और इसने मार्क्स की सोच को समझने में नई बातें जोड़ी। इस समय मार्क्स की एक और किताब, ए कंट्रीब्यूशन टू अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी भी छपी थी, लेकिन उस वक्त इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसमें लिखी गई उनकी इतिहास की थ्योरी का छोटा सा हिस्सा ही सबसे ज्यादा चर्चित रहा। पेरिस कम्यून के बाद मार्क्स के आखिरी सालों को लेकर भी बहुत अलग अलग राय मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि वे अपने बाकी काम पूरे नहीं कर सके, इसलिए उन्हें नाकाम कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उस समय में भी उन्होंने नई सोच और नई बातें जोड़नी बंद नहीं की थी। वे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इतिहास की थ्योरी, समाज की बनावट और रूस के बदलाव जैसे कई मुद्दों पर सोचते रहे। अपनी पत्नी की मौत के बाद मार्क्स की तबीयत खराब रहने लगी थी। वे कई जगह इलाज के लिए गए, लेकिन ज्यादा दिन नहीं जी पाए। उनकी सबसे बड़ी बेटी की मौत के 2 महीने बाद उनका भी निधन हो गया। उनके पास आखिरी समय में बहुत कम पैसे थे। एंगल्स ने मार्क्स के विचारों को आगे बढ़ाने और उनकी रचनाओं को छपवाने में बड़ी भूमिका निभाई।
कई बार लोग दोनों को एक जैसा सोचने वाला मान लेते हैं या फिर एंगल्स को मार्क्स की सोच बदलने का जिम्मेदार ठहराते हैं। असल में दोनों के अपने अपने अलग विचार भी थे और दोनों ने मिलकर बहुत कुछ लिखा था। उनकी कुछ सबसे मशहूर किताबें साथ में लिखी गई थी, लेकिन दोनों ने मिलकर 200 के करीब छोटे छोटे लेख भी लिखे थे। मार्क्स की कई चर्चित रचनाएं उनके मरने के बाद ही छपी। उनके लिखे हुए को एक साथ इकट्ठा करने का काम बहुत लंबा और मुश्किल रहा। उनकी पूरी रचनाओं का एक बड़ा संग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इसमें उनकी छपी अनछपी किताबें, लेख, चिट्ठियां और नोटबुक शामिल हैं। ये सब उनकी असली भाषा में छप रहे हैं, जिनमें जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच शामिल हैं। जो लोग सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी मार्क्स और एंगल्स के लेखों का एक बड़ा संकलन तैयार किया गया है। इसके अलावा कई किताबें अलग अलग रूप में भी छपी हैं, जिससे मार्क्स की सोच को समझना आसान हो जाता है। अलगाव यानी एलियनेशन का मतलब है जब इंसान और उसका काम या उसका असली रिश्ता एक दूसरे से अलग हो जाए। ये सोच मार्क्स से जुड़ी मानी जाती है। इसमें इंसान खुद को और अपनी असली ताकत को अलग महसूस करता है, जबकि असल में दोनों को एक साथ होना चाहिए। हर तरह की समाज की बुराई अलगाव नहीं होती और हर दूरी बुरी भी नहीं होती, लेकिन जब इंसान और उसका अपना काम या उसकी असली पहचान आपस में जुड़ नहीं पाते, तो यही असली अलगाव है। बहुत सारी सोच अलगाव के बारे में अलग अलग बातें कहती हैं, लेकिन सबका मतलब यही है कि जब इंसान और उसकी अपनी असली पहचान या उसके अपने काम के बीच सही रिश्ता नहीं बन पाता, तो दिक्कत आती है। धर्म और काम से जुड़ा अलगाव मार्क्स की सोच में बहुत अहम था। मार्क्स ने धर्म को इंसानों का बनाया हुआ बताया, न कि कोई ऊपर वाला भगवान। उनके मुताबिक धर्म इंसान को अपनी असली ताकत को जानने से रोकता है। लोग अपनी कल्पना में खुद की ताकत को बहुत बड़ा बनाकर एक भगवान बना लेते हैं और फिर उसी की पूजा करते हैं। इससे इंसान अपने आप से और अपने समाज से अलग हो जाता है। मार्क्स का कहना था कि धर्म को सिर्फ समझाने से खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका कारण हमारे समाज की असली हालत है। जब तक समाज में बराबरी और इंसान की असली आजादी नहीं होगी, तब तक धर्म बना रहेगा। धर्म के बनने के पीछे 2 वजहें मानी जाती हैं। एक, इंसान अपने काम से अलग हो जाता है, यानी उसे अपने ही काम में अपनी असली पहचान नहीं मिलती। दूसरी, इंसान को अपने समाज के साथ जुड़ाव महसूस करने की जरूरत होती है। असल में इंसान एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे समझ नहीं पाते। धर्म पहले तो एक झूठा एहसास देता है कि हम सब बराबर हैं, लेकिन ये असल में सच्ची बराबरी नहीं होती। जब धर्म भी ये काम नहीं कर पाता, तो राज्य यानी सरकार लोगों को बराबरी का भ्रम देती है। लेकिन असली बराबरी तभी आएगी जब समाज में हर कोई सच में एक बराबर होगा, न कि सिर्फ कानून या धर्म के नाम पर। मार्क्स ने धर्म के अलगाव पर काफी लिखा, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान का बड़ा हिस्सा काम से जुड़े अलगाव को समझने में लगाया। उनके मुताबिक पूंजीवादी समाज में मजदूर का अपने काम से 4 तरह से अलगाव होता है। सबसे पहले मजदूर अपने बनाए हुए सामान से कट जाता है। वो जो कुछ बनाता है उसका मालिक नहीं होता, उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, उल्टा वही चीज उसके ऊपर हावी हो जाती है। दूसरा, मजदूर को अपने काम की प्रक्रिया से भी अलग कर दिया जाता है। उसे ऐसा काम करना पड़ता है जिसमें उसका दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं और उसे संतुष्टि नहीं मिलती। तीसरा, मजदूर एक दूसरे से भी कट जाते हैं। समाज में लोग बस एक दूसरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। चौथा, मजदूर अपनी असली इंसानियत से भी दूर हो जाता है, मतलब उसमें दूसरों के साथ मिलकर कुछ रचनात्मक और खुलकर करने की जो क्षमता है वो दबा दी जाती। ये सब बातें सिर्फ उस तकलीफ से अलग हैं
जो आमतौर पर काम में होती है, जैसे कम पैसा मिलना, काम का अस्थिर होना या बहुत ज्यादा घंटे काम करना। असली बात यह है कि पूंजीवादी समाज में काम करने का तरीका ही ऐसा है कि इंसान को अपनी असली पहचान और खुश रहने का मौका नहीं मिलता। मार्क्स मानते थे कि काम इंसान के लिए बोझ नहीं, बल्कि एक रचनात्मक और खुशी देने वाली चीज हो सकती है। उनका कहना था कि समाज बदले तो इंसान अपने काम में असली खुशी और पहचान पा सकता है। इसी सोच की वजह से वे पूंजीवाद की आलोचना करते थे, क्योंकि वहाँ काम करने वालों को सिर्फ एक मशीन जैसा बना दिया जाता है। असल में अलगाव का मतलब है कि जिन चीजों का आपस में मिलकर रहना जरूरी है, उन्हें जबरदस्ती अलग कर दिया जाए। और जब इंसान अपने ही काम और अपनी असली पहचान से अलग हो जाता है, तो वही सबसे बड़ा अलगाव होता है। मजदूर अपने बनाए सामान, अपने काम, दूसरों और खुद अपनी असली इंसानियत से अलग हो जाता है। यही सबसे बड़ी तकलीफ है। मार्क्स का मानना था कि पहले के समाजों में भी धर्म या दूसरे रूपों में अलगाव था, लेकिन सबसे ज्यादा और सबसे गहरा अलगाव आज के पूंजीवादी समाज में है। उन्होंने यह भी कहा कि हर समाज में ऐसा नहीं होता, और अगर आगे चलकर ऐसा समाज बने जिसमें किसी तरह की ऊंच नीच या वर्ग भेद ना हो, तो वहाँ असली बराबरी और खुशी होगी और अलगाव खुद ही खत्म हो जाएगा। मार्क्स का मानना था कि अलगाव पूंजीवादी समाज के रिश्तों से पैदा होता है, मशीनों या नई टेक्नोलॉजी से नहीं। वे पूंजीवाद की सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करते थे, उसकी बनाई चीजों या तरक्की की नहीं। वे उन लोगों से सहमत नहीं थे जो मशीनों और उद्योग को असली दुश्मन मानते हैं। उल्टा मार्क्स मानते थे कि टेक्नोलॉजी और उद्योग इंसान को आजादी दिलाने का रास्ता बन सकते हैं, अगर सही समाज बने। उनके मुताबिक असली दिक्कत समाज के आपसी रिश्तों में है, न कि नई मशीनों में। बहुत से लोग आज भी ये सोचते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियों और मशीनों की वजह से काम में अलगाव आ जाता है, और अगर ऐसा ही सिस्टम कम्युनिस्ट समाज में भी रहेगा तो अलगाव कैसे दूर होगा? ऐसे सवालों का जवाब अक्सर लोगों ने अपनी सोच से दिया है, क्योंकि मार्क्स ने कभी अपने मन में बसे आदर्श समाज की पूरी तस्वीर नहीं बताई। मार्क्स ने अपनी एक रचना में बताया कि राजनीतिक आजादी और असली इंसानी आजादी में फर्क है। उनके मुताबिक राजनीतिक आजादी यानी कुछ अधिकार मिल जाना समाज में असली बराबरी नहीं लाता। असली आजादी तो तभी है जब इंसान अपने समाज में सबके साथ मिलकर, खुलकर और रचनात्मक जिंदगी जी सके। राजनीतिक आजादी जरूरी है, लेकिन असली इंसानी आजादी उससे भी आगे की चीज है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक आजादी अच्छी है, क्योंकि ये पुराने जमाने की भेदभाव और तंग सोच को दूर करती है, लेकिन असली इंसानी आजादी तब होगी जब समाज में सब लोग मिलजुल कर बिना किसी अलगाव के एक परिवार की तरह रहे। इतनी सारी बातों के बावजूद मार्क्स की सोच में कई सवाल आज भी बाकी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने अलगाव पर सिर्फ अपने शुरुआती दिनों में लिखा था, लेकिन असल में यह सोच उनके बाकी कामों में भी दिखती है। हाँ, ये जरूर है कि शुरू में वे अलगाव को समाज की परेशानियों की वजह समझते थे। बाद में उन्होंने इसका इस्तेमाल सिर्फ बताने या समझाने के लिए किया। उनकी सोच वक्त के साथ बदलती रही, लेकिन इंसान और समाज के असली जुड़ाव की तलाश हमेशा उनके विचारों का हिस्सा रही। दूसरा सवाल ये है कि इंसान की असली फितरत यानी उसकी नेचर का क्या रोल है अलगाव की समझ में। कुछ लोगों का मानना है कि मार्क्स ने शुरू में इंसान की एक जैसी फितरत मानी थी, लेकिन बाद में वे मानने लगे कि हर दौर और समाज के हिसाब से इंसान बदलता रहता है। मगर बहुत सी बातें ये दिखाती हैं कि मार्क्स हमेशा मानते थे कि इंसान की कुछ बातें कभी नहीं बदलती, जैसे उसकी बुनियादी जरूरतें, और कुछ चीजें उसके समय और माहौल के हिसाब से बदलती। असल में इंसान को ठीक से जीने के लिए सिर्फ खाना, कपड़ा, मकान ही नहीं, बल्कि खेलना, सीखना, सोच विचार करना, कला, प्यार और अच्छी जिंदगी का एहसास भी चाहिए। इसके साथ ही काम में खुशी और समाज में अपनापन भी उतना ही जरूरी है। तीसरा सवाल ये है कि क्या अलगाव सिर्फ महसूस करने से होता है या असल में भी हो सकता है?
यानी अगर कोई इंसान खुद को अलग महसूस करे तो वह सुब्जेक्टिव अलगाव है, और अगर कोई इंसान अपनी असली ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, भले ही उसे इसका एहसास न हो, तो वह ऑब्जेक्टिव अलगाव है। मार्क्स मानते थे कि पूंजीवादी समाज में ये दोनों तरह का अलगाव एक साथ मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अमीर लोग खुद को अलग नहीं समझते, बल्कि उन्हें अपने हाल में ही आराम लगता है, जबकि वे भी अपनी असली पहचान से दूर रहते हैं। इतिहास की अपनी थ्योरी को लेकर मार्क्स ने कभी बहुत विस्तार से नहीं लिखा था, इसलिए उनकी सोच को अलग अलग किताबों और लेखों से समझना पड़ता है। खास तौर पर उनकी एक रचना और जर्मन आइडियोलॉजी में इस बारे में चर्चा मिलती है। इनके आधार पर ही आगे बहुत से लोगों ने उनकी इतिहास वाली सोच को समझाया और आगे बढ़ाया। इस बात को समझना जरूरी है कि कोहेन की सोच को हर कोई सही नहीं मानता। उन्होंने मार्क्स की बातों को जिस तरह से समझाया, उसमें वे मशीन जैसी सीधी सी बात करते हैं और कई बार वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल को कम महत्व देते हैं, जबकि बहुत से लोगों के हिसाब से मार्क्स के विचारों में वर्ग संघर्ष सबसे जरूरी बात है। ऐसा भी हो सकता है कि अपने वक्त की सरकार की सख्ती की वजह से मार्क्स ने खुलकर हर बात न लिखी हो, लेकिन उनका इशारा वहां भी समाज में बदलाव और संघर्ष की तरफ था। फिर भी कोहेन की सोच को यहाँ इसलिए लिया गया है क्योंकि उन्होंने इस पूरे विषय को बहुत साफ और विस्तार से समझाया है। मार्क्स ने अपने शुरुआती लेखों में पुराने दार्शनिकों की सोच को लेकर अपनी राय दी। वे मानते थे कि जो पुराने सोच वाले थे, वे या तो दुनिया को बस जैसी है वैसे ही मान लेते थे, या फिर सोचते थे कि दुनिया इंसान के दिमाग से बनती है। मार्क्स ने दोनों को मिलाकर एक नई सोच दी, जिसमें इंसान अपनी मेहनत और काम के जरिए दुनिया को बदलता है। असली बदलाव सोच से नहीं, बल्कि काम और मेहनत से आता है। यही सोच उनके पूरे जीवन के काम की बुनियाद बन गई। जर्मन आइडियोलॉजी नाम की किताब में मार्क्स और एंगल्स ने साफ लिखा कि वे असली इंसानों से शुरुआत करते हैं और इंसान की असली पहचान यह है कि उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चीजें बनानी और कमानी पड़ती है। जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे समाज भी बदलता है। समाज का असली रूप इस बात पर टिका है कि चीजें कैसे बनाई जाती हैं, यानी उत्पादन का तरीका क्या है। जैसे जैसे तकनीक और उत्पादन बदलते हैं, वैसे वैसे समाज भी बदलता है और लोगों का सोचने का तरीका भी। जब मजदूरों की हालत बहुत खराब हो जाती है और वे बदलाव की तरफ बढ़ते हैं, तभी सच में कोई बड़ा बदलाव या क्रांति होती है। इसी तरह से मार्क्स का मानना था कि आगे चलकर समाज बदल सकता है और बराबरी वाला समाज बन सकता है। जर्मन आइडियोलॉजी में मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य बातें बताई थी, भले ही उस वक्त उनकी भाषावाद की किताबों जैसी साफ नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी एक रचना में इसी सोच को और भी सीधी तरह लिखा। इस सोच के मुताबिक इंसान जो भी बनाता है, जैसे जैसे उसकी ताकत और टेक्नोलॉजी बढ़ती है, वैसे वैसे समाज भी बदलता है। यानी समाज की असली बनावट इस पर टिकी है कि उसके पास चीजें बनाने के क्या साधन है और लोगों के पास कौन सा ज्ञान है। जैसे जैसे ये सब बदलता है, समाज की राजनीति, कानून, धर्म, कला और सोच भी बदलती है। जब एक पुराना तरीका काम नहीं आता और नई ताकतें बढ़ने में रुकावट बनने लगती हैं, तो समाज में बड़ा बदलाव होती है। ये सोच सुनने में तो बहुत सीधी लगती है और इसमें एक बड़ी ताकत भी है। इंसान की मेहनत और उसकी बनावट की चीजें वक्त के साथ बदलती हैं, और जब एक पुराना ढांचा रुकावट बन जाता है तो उसे हटाकर नया ढांचा आता है। लेकिन असल में जब इसे ठीक से समझने की कोशिश की जाती है तो कई दिक्कतें भी सामने आती हैं। कोहेन की सोच के आने से पहले अंग्रेजी भाषा में मार्क्स की इस सोच को उतना मजबूत नहीं माना जाता था। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये मानी गई कि क्या चीज असली है, उत्पादन के साधन या समाज का ढांचा। कई बार ऐसा लगता है कि उत्पादन के साधन समाज के ढांचे को बनाते हैं,
लेकिन दूसरी जगहों पर लगता है कि समाज का ढांचा ही नई चीजों को आगे बढ़ाता है। कोहेन ने ये साफ किया कि असल में दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। पूंजीवाद जैसे समाज इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वे नई ताकतें बढ़ाते हैं, लेकिन जब वे ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपने आप खत्म हो जाते हैं और कोई नया सिस्टम आ जाता है। जब समाज का ढांचा अब आगे बढ़ने में रुकावट बन जाता है तो क्रांति होती है और सब कुछ बदल जाता है। यही सोच है कि जब कोई पुरानी चीज काम आना बंद कर दे तो समाज उसे छोड़कर आगे बढ़ता है। अब ये बात तो साफ हो जाती है कि इस सोच के हिसाब से इतिहास को समझना आसान है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तरीका वाकई सही है? असली सवाल ये है कि कोई भी समाज या उसका ढांचा तब तक ही टिकता है जब तक वो चीजें बनाने की ताकत को बढ़ाता है, और जैसे ही वो रुकावट बन जाता है तो उसे बदल दिया जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हमेशा होता है? कुछ लोग मानते हैं कि अगर ऐसा माने तो मानो कोई नजर न आने वाली ताकत इतिहास को चला रही है, जैसे कोई बड़ा एजेंट जो सबसे अच्छा सिस्टम चुनता है। लेकिन मार्क्स ने कभी ऐसा नहीं कहा था कि कोई अदृश्य ताकत या भगवान इतिहास को चला रहा है। इस पर और भी सवाल उठते हैं, जैसे जब हम कहते हैं कि किसी चीज का कोई मकसद है तो ये किसके लिए है? जैसे जानवरों के शरीर में कई चीजें उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनी होती हैं, लेकिन ये किसी के इरादे से नहीं बल्कि नेचर और समय के साथ हुआ बदलाव है। ठीक इसी तरह समाज भी बदलता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि जो सिस्टम काम ना करे वो फौरन बदल जाए। कई बार समाज में लंबे समय तक कोई बदलाव नहीं आता, सब रुका रुका सा रहता है। यानी असली सवाल ये है कि क्या हर समाज सच में उतना ही बदलता है जितना ये सोच बताती है, या कई बार पुराने सिस्टम भी बिना बदले बहुत वक्त तक टिके रहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर और सोचने की जरूरत है, और हर बार एक ही जवाब सही नहीं बैठता। फिर भी इंसान की मेहनत और उसकी जरूरतें समाज को बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। ये बात इस सोच की सबसे बड़ी खूबी है। असल में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में मार्क्स की सोच को ऐसे समझाया जा सकता है कि हर बार इंसान की मेहनत और उसकी चीजें बनाने की क्षमता ही सबसे बड़ी ताकत बनती। कुछ लोग इस सोच को डार्विन की सोच से जोड़कर समझाते हैं, यानी जैसे जानवरों में जो सबसे अच्छा ढल जाता है वही आगे बढ़ता है, वैसे ही समाज में भी जो सिस्टम चीजें बनाने सबसे अच्छा होता है वो टिकता है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि डार्विन की थ्योरी में आगे क्या होगा इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता, जबकि मार्क्स की सोच में कहा गया है कि समाज जरूर कम्युनिज्म की तरफ बढ़े। अगर समाज में हर बदलाव बस मौके और किस्मत पर टिका है तो फिर मार्क्स का भविष्यवाणी वाला हिस्सा कमजोर पड़ जाता है। कोहेन की सोच में इतिहास को आगे बढ़ाने वाली असली ताकत इंसान की अक्ल और नई चीजें बनाने की उसकी समझ मानी गई है, जिसमें टेक्नोलॉजी सबसे जरूरी है। लेकिन असल में हमेशा ऐसा नहीं होता कि लोग सिर्फ तर्क से या जरूरत के हिसाब से ही कोई नया सिस्टम या टेक्नोलॉजी अपनाएं। कई बार समाज में एकता नहीं बन पाती, कई बार हुकूमत या परंपरा बदलाव रोक देती है, और बहुत बार लोग मुनाफे के लिए ही काम करते हैं, न कि बस जरूरत पूरी करने के लिए। कभी कभी धर्म या पुरानी आदतें भी समाज को बदलने नहीं देती। ये भी सच है कि इंसान के अंदर और भी बहुत सी भावनाएं होती हैं। सिर्फ उत्पादन या काम की ताकत ही उसकी असली पहचान नहीं है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि इतिहास हमेशा आगे नहीं बढ़ता, कई बार रुक भी जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि असल में ये दिक्कतें कोहेन की सोच में हैं, मार्क्स की सोच में नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि मार्क्स ने कभी कोई एक तयशुदा इतिहास की थ्योरी दी ही नहीं थी, वे बस समाज के बदलने के रास्ते को समझना और बताना चाहते थे। उनकी असली कोशिश पूंजीवाद को बदलने की थी, न कि हर चीज को एक ही ढांचे में फिट करना। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि मार्क्स की सोच असल में बहुत लचीली और हालात के हिसाब से बदलने वाली थी, न कि जैसी कोहेन बताते हैं।
कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कोहेन की सोच में बहस और बदलाव की जो गहराई है वह कहीं खो जाती है। इसलिए मार्क्स की सोच को बहुत सीधी और एक ही तरीके से समझना आसान नहीं है। उसमें बहुत सारी परतें और गहराई है। समाज में बदलाव सिर्फ एक वजह से नहीं बल्कि कई वजहों से आते हैं, ये बात याद रखना जरूरी है। मार्क्स की आर्थिक सोच और खासकर उनकी किताब कैपिटल को समझने के तरीके को लेकर काफी बहस होती रही है। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें सिर्फ अर्थशास्त्र की थ्योरी है, लेकिन कई लोगों के हिसाब से यह सिर्फ आर्थिक किताब नहीं है बल्कि इसमें समाज और राजनीति की गहराई भी छुपी। फिर भी इसमें पूंजीवाद के तरीके की गहरी जांच की गई है, इसलिए यहाँ उसी पर ध्यान दिया गया है। कैपिटल की शुरुआत इस बात से होती है कि चीजें जब बाजार में बेची जाती हैं तो वे एक वस्तु यानी कमोडिटी बन जाती हैं। कोई भी चीज कमोडिटी तभी बनती है जब उसके लिए बाजार हो और अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बनाते हों। मतलब बाजार और काम का बंटवारा जरूरी है। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक तो उसका उपयोग यानी उसका असली काम और दूसरा उसका बाजार में कितना दाम मिलता है। मार्क्स के हिसाब से किसी भी चीज की असली कीमत इस बात पर टिकी है कि उसे बनाने में कितना वक्त और मेहनत लगी, यानी उसमें समाज के हिसाब से औसत काम कितना लगा। इसे ही श्रम सिद्धांत कहा जाता है। मार्क्स के हिसाब से पूंजीवाद बाकी समाजों से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें सिर्फ सामान की खरीद फरोख्त नहीं बल्कि पैसा लगाने वाला अपने पैसे से और ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों से काम करवाता। असली मुनाफा मजदूर की मेहनत से ही निकलता है। पूंजीपति मजदूर की मेहनत खरीदता है, जितना मजदूर को जिंदा रहने के लिए चाहिए उसके बराबर मजदूरी देता है। अगर मान लो मजदूर की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए 4 घंटे काम करना जरूरी है, तो बाकी बचा हुआ समय जो मजदूर काम करता है उससे निकला मुनाफा मालिक का होता है। इसे ही अधिशेष मूल्य या सरप्लस वैल्यू कहा जाता है, जो असली फायदा है। बाकी की चीजें जैसे मशीन या कच्चा माल अपना दाम सिर्फ सामान में जोड़ती हैं, लेकिन नया मुनाफा सिर्फ मजदूर की मेहनत से बनता है। यही पूंजीवाद का असली खेल है और यही वजह है कि मालिक को हमेशा फायदा होता है और मजदूर को हमेशा कम ही मिलता है। मार्क्स के हिसाब से जैसे जैसे फैक्ट्रियां और मशीनें बढ़ती जाती हैं और इंसानों की जगह ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल होने लगता है, वैसे वैसे मुनाफे की दर कम होती जाती, क्योंकि असली मुनाफा मजदूर की मेहनत से ही निकलता है। मशीनें बस अपनी कीमत ही जोड़ती हैं, नया मुनाफा नहीं बनाती। मार्क्स ने अपनी बाद की किताबों में यही कहा कि समय के साथ पूंजीवाद में मुनाफे की दर गिरती है और आखिर में यही चीज पूंजीवाद को खत्म कर देती है। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें हैं। जैसे अगर ये थ्योरी सही मानी जाए तो जिन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है वहां सबसे ज्यादा मुनाफा होना चाहिए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। इसे समझाने के लिए मार्क्स ने दाम और असली कीमत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से ये साफ नहीं कर पाए। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ मजदूर ही मुनाफा बनाता है। ये बात पूरी तरह साबित नहीं होती। अगर किसी और चीज को भी ऐसे ही मान लिया जाए कि वही असली मुनाफा पैदा करती है, तो फिर तो कई चीजें इस रोल में फिट हो जाएंगी। फिर भी इतना तो पक्का है कि मार्क्स की सबसे बड़ी बात यही थी कि मुनाफा असली में मेहनत करने वाले के दम पर ही निकलता है और ये मुनाफा मालिक की जेब में चला जाता है। यही असली शोषण है, जिसमें मजदूर को उसका पूरा हक नहीं मिलता। हालांकि कई लोगों ने ये भी कहा कि शोषण की बात सिर्फ इसी थ्योरी पर नहीं टिकती, बल्कि असली बात यह है कि मजदूर जितना काम करता है बदले में उसे उतना फायदा नहीं मिलता। उदाहरण के लिए अगर कोई मजदूर 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी कमाई से वह जितनी चीजें खरीद सकता है उनमें सिर्फ 4 घंटे की मेहनत लगी हो, तो मतलब बाकी की मेहनत से निकला मुनाफा किसी और को चला गया। यही शोषण की सबसे सीधी और समझने वाली बात है, जो आज भी बहुत लोगों को सही लगती है। शोषण की असली समझ में थोड़ी और सफाई चाहिए।
जैसे अगर मेरी कमाई में से कुछ हिस्सा उन लोगों की मदद के लिए कट जाता है जो काम नहीं कर सकते, तो इसे शोषण नहीं कहा जा सकता। और अगर किसी एक इंसान का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी लोगों का शोषण दिखे ही नहीं। असल में शोषण तब होता है जब कोई इंसान मजबूरी में अपना हक छोड़ने को मजबूर हो जाता है, यानी उसे कभी उसकी पूरी मेहनत का सही बदला नहीं मिलता। ऐसे हालात में इंसान को दबाव में रहकर काम करना पड़ता है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। कई बार ये बहस भी होती है कि क्या ये हालत सच में गलत है, या कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि कोई दूसरा तरीका मुमकिन ही नहीं होता, लेकिन ऊपर से देखने पर यह साफ लगता है कि ऐसा शोषण ठीक नहीं है। अब बात आती है नैतिकता की। मार्क्स की सोच में सबसे बड़ी उलझन यही है कि उन्होंने अपने लिखे में पूंजीवादी समाज को गलत बताया है, लेकिन वे कभी खुलकर ये नहीं कहते कि पूंजीवाद अन्याय है। वे ये भी नहीं कहते कि कम्युनिज्म पूरी तरह न्यायपूर्ण है। वे अपने लिखे में नैतिकता की सीधी बहस से दूर ही रहते हैं, जबकि उनके पूरे काम में नैतिकता की झलक दिखती रहती है। असली सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। इन सब सवालों में सबसे बड़ा यही है कि क्या मार्क्स ने पूंजीवाद को गलत या अन्यायपूर्ण माना, या वे बस ये कह रहे थे कि पूंजीवाद में एक वर्ग दूसरे वर्ग से फायदा उठाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मार्क्स की सोच के हिसाब से किसी भी समय के समाज की नैतिकता उसी वक्त के हिसाब से बनती है और समाज का पूरा ढांचा अपने लिए गलत नहीं कहा जा सकता। यानी किसी एक समाज को पूरी तरह गलत या सही कहने का कोई एक पैमाना नहीं है, क्योंकि हर दौर में जो ऊपर रहते हैं उनके हिसाब से ही समाज की सोच और नियम बनते हैं। यही असली बात है कि हर समाज में जो बातें सही मानी जाती हैं, वे असल में ताकतवर लोगों की बनाई सोच होती है। कुछ लोगों का कहना है कि समाज के हर वर्ग की अपनी सोच होती है और सिर्फ अमीर या सत्ता में बैठे लोगों की सोच ही पूरी समाज की सोच नहीं होती। मजदूर वर्ग का अपना नजरिया होता है जिसमें वे पूंजीवाद को गलत मान सकते हैं, और ये भी कहा जाता है कि मार्क्स खुद भी इसी नजरिए से पूंजीवाद को गलत मानते थे। लेकिन असल दिक्कत ये है कि अगर मार्क्स सच में ऐसा सोचते थे तो उन्होंने कभी सीधे शब्दों में पूंजीवाद को अन्यायपूर्ण क्यों नहीं कहा। उन्होंने हमेशा अपने आप को उन समाजवादियों से अलग रखा जो खुलकर पूंजीवाद को अन्याय मानते थे। असल में मार्क्स के लिखे में एक उलझन हमेशा रही। एक तरफ वे पूंजीवाद को शोषण, लूट और तकलीफ का नाम देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कभी खुलकर ये नहीं कहते कि पूंजीवाद नैतिक रूप से गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि मार्क्स के मन में भी ये साफ नहीं था कि वे सच में पूंजीवाद को अन्याय मानते हैं या नहीं, या अपने दिल की बात पूरी तरह समझ नहीं पाए। वे अक्सर अपने तर्कों में तो पूंजीवाद को गलत बताते हैं, लेकिन कभी खुलकर नैतिक बहस में नहीं पड़ते। फिर भी इतना जरूर है कि मार्क्स को लगता था कि पूंजीवाद इंसानों की असली तरक्की में रुकावट है। उनके हिसाब से पूंजीवाद में मजदूर को मेहनत का सही फल नहीं मिलता, वह तंगहाली, जरूरत और मजबूरी में ही जिंदगी काटता है और लोगों के बीच असली इंसानियत खत्म हो जाती। चाहे मार्क्स ने इसे नैतिकता की भाषा में न कहा हो, लेकिन उनकी आलोचना का असली मतलब यही था कि पूंजीवाद इंसान को उसकी असली आजादी और खुशहाली से दूर कर देता है। मार्क्स हमेशा बाकी समाजवादियों से अलग रहते थे, क्योंकि बाकी लोग बदलाव के लिए सिर्फ नैतिकता पर भरोसा करते थे, लेकिन मार्क्स मानते थे कि असली बदलाव समाज की असली हालत को समझकर ही लाया जा सकता है, न कि सिर्फ अच्छा बुरा बोलने से। उनके लिए नैतिकता पर बहस करना पीछे जाने जैसा था। असली रास्ता समाज और इतिहास की सच्ची समझ से ही निकलता है। अब बात आती है कम्युनिज्म और इंसाफ की। सवाल ये है कि क्या मार्क्स के हिसाब से कम्युनिज्म में इंसाफ होगा, या फिर वहाँ इंसाफ जैसा कोई मामला ही नहीं रहेगा। मार्क्स ने कम्युनिज्म को ऐसे समाज के रूप में बताया जहाँ हर इंसान अपनी ताकत के हिसाब से योगदान देगा और जरूरत के हिसाब से पाएगा। ये सुनने में इंसाफ की थ्योरी जैसा ही लगता है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि असल में मार्क्स का मतलब ये था कि कम्युनिज्म में
इंसाफ जैसा कोई अलग से सवाल ही नहीं बचे। अगर हम मान लें कि इंसाफ का असली मतलब है लोगों के बीच झगड़े या बंटवारे के नियम बनाना, तो ऐसा समाज जहाँ किसी चीज की कमी ना हो और सबको सब कुछ मिल सके, वहाँ झगड़े होंगे ही नहीं, तो इंसाफ के नियमों की जरूरत भी नहीं पड़े। मार्क्स के हिसाब से कम्युनिज्म में न तो चीजों की कमी होगी, न ही लोगों के बीच कोई बड़ा झगड़ा या अलगाव बचेगा। सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबकी जरूरतें पूरी होंगी और सबको बराबरी महसूस होगी। ऐसे समाज में इंसाफ का मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर भी सवाल ये है कि क्या कम्युनिज्म को किसी और तरह से अच्छा कहा जा सकता है? यहाँ जवाब साफ है। मार्क्स के लिए कम्युनिज्म सबसे अच्छा समाज इसलिए है क्योंकि उसमें हर इंसान को आगे बढ़ने, खुश रहने और अपनी असली पहचान जीने का मौका मिले। यानी वहाँ इंसाफ के बारे में बहस करने की जरूरत ही नहीं बचेगी, बल्कि सबकी जिंदगी में सच्चा सुख और अपनापन आ जाए। मार्क्स के हिसाब से ऐसा बदलाव सिर्फ अच्छी सोच या नैतिकता से नहीं आएगा, बल्कि समाज की असली हालत और इंसान की असली जरूरतों को समझकर ही लाया जा सकता। इसीलिए वे हमेशा नैतिकता की बातों से दूरी बनाए रखते थे, ताकि असली बदलाव की गहराई पर फोकस बना रहे। अब बात करें विचारधारा यानी आइडियोलॉजी की, तो मार्क्स की इस सोच को उनकी सबसे असरदार बातों में से एक माना जाता है। हालांकि जब उनकी किताबों को देखो तो इसमें इस बारे में बहुत ज्यादा साफ ये लंबी बातें नहीं मिलती। हाँ, उन्होंने ये जरूर समझाया कि समाज में जो सोच या नियम बनते हैं वो सीधे सीधे असली हालात को नहीं दिखाते, बल्कि उन्हें उल्टा पुल्टा या ढका छुपा सा करके दिखाते हैं। यानी जो हमें रोजमर्रा में सच लगता है उसमें भी कई बार असली सच छुप जाता है, क्योंकि समाज की सोच पर हमेशा ताकतवर लोगों का असर रहता है। यही वजह है कि आम लोग भी कई बार अपने ही हालात को सही से नहीं समझ पाते। बहुत से जानकार मानते हैं कि मार्क्स की किताबों में विचारधारा यानी आइडियोलॉजी को लेकर कोई एक सीधा मॉडल नहीं मिलता, बल्कि इसमें अलग अलग तरीकों की बातें मिलती हैं। मार्क्स कभी कभी विचारधारा को लोगों की रोजमर्रा की सोच, रिवाज या पहचान से जोड़कर भी देखते हैं। कभी उसे एक ऐसी सोच मानते हैं जो किसी समूह को दुनिया को समझने का तरीका देती है, और सबसे अहम, वे इसे ऐसी झूठी और गुमराह करने वाली सोच मानते हैं जिससे लोग असली हालात नहीं समझ पाते। असल में यही आखिरी सोच उनकी असली सोच का सबसे जरूरी हिस्सा है, क्योंकि मार्क्स का पूरा फोकस इस पर रहता है कि कैसे लोग अपने हालात से धोखा खा जाते हैं। मार्क्स मानते थे कि विचारधारा हर समाज में नहीं होती, लेकिन जहाँ भी समाज में वर्ग यानी अमीर गरीब या हुकूमत और मजदूरों का बंटवारा होता है, पूंजीवादी समाज में ये और भी ज्यादा दिखती है। सवाल ये है कि समाज में जहाँ एक छोटा तबका सब पर राज करता है और बाकी लोग मेहनत करते हैं, वहाँ सब लोग इस सिस्टम को ऐसे ही क्यों मान लेते हैं? क्यों ज्यादा लोग बगावत नहीं करते? मार्क्स का जवाब है कि इसके पीछे सिर्फ जबरदस्ती नहीं, बल्कि सोच और समझ को गुमराह कर देने वाली बातें भी हैं, जिन्हें हम विचारधारा कहते हैं। विचारधारा का असली काम ये है कि आम लोग भी अपने ही हालात को सही मानने लगते हैं, चाहे असल में उनके साथ गलत हो रहा हो। ये सोच इतनी आम हो जाती है कि सब उसे सच मानने लगते हैं, जैसे कि यही जिंदगी का असली तरीका है। ऐसे में समाज में असली बदलाव आने में बहुत वक्त लग जाता है, क्योंकि लोग खुद अपने हालात को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, या उन्हें लगता है कि यही सबसे सही है। मार्क्स ने कहा कि ऐसी सोच हमेशा के लिए नहीं रहती। हालात बदलने पर और जब लोगों को सच्चाई समझ में आने लगती है, तो ये झूठी सोच भी टूट जाती है। इसलिए मार्क्स की नज़र में विचारधारा समाज की सोच को बांधने का एक तरीका है, लेकिन यह हमेशा नहीं टिकती, खासकर जब मजदूर या आम लोग अपने हक के लिए जाग जाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने बदलाव की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। मार्क्स के हिसाब से हर झूठी या गुमराह करने वाली सोच को विचारधारा नहीं कहते। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक गलती से कुछ गलत मान ले, तो वो विचारधारा नहीं है। विचारधारा तब बनती है जब कोई सोच सिर्फ दिखने में सच लगे,
लेकिन असल में लोगों को गुमराह कर रही हो। जैसे पूंजीवादी समाज में मजदूर को ये दिखाया जाता है कि मजदूरी और काम का लेन देन बिल्कुल बराबरी का सौदा है, पर असली सच्चाई छुपा ली जाती है कि असली शोषण तो काम की जगह पर हो रहा है, जहां मालिक को ज्यादा फायदा मिलता है। विचारधारा का झूठ सिर्फ सोच या बातों में नहीं होता, कई बार इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। मसलन, लोग किसी सोच को इसलिए भी सही मानने लगते हैं क्योंकि उससे उन्हें दिलासा मिलता है, भले ही वो सोच सही हो या गलत। असली सोच को छुपाने वाले उदाहरण खास तौर से तब दिखाई देते हैं जब समाज के अमीर और ताकतवर लोग अपने फायदे की नीतियों को पूरे समाज के फायदे की तरह दिखाते हैं, या फिर जब समाज के बने बनाए नियमों को लोगों को ऐसे बताया जाता है जैसे वो हमेशा से ऐसे ही थे और हमेशा रहेंगे। इसके अलावा मार्क्स मानते हैं कि विचारधारा की जड़ें समाज के ढांचे और वर्ग में छुपी होती हैं। असली शोषण और असमानता को छुपाने के लिए समाज में ऐसी सोच फैलाई जाती है जो सिर्फ दिखावे की होती है। पूंजीवादी समाज में ये दिखावे और भी गहरे होते हैं क्योंकि यहाँ असली शोषण को छुपाने का तंत्र बहुत मजबूत होता है। समाज में जितनी गहराई से ये झूठी सोच बैठी है, उतना ही मुश्किल होता है आम लोगों के लिए असली हालात को समझ पाना। मार्क्स ने यह भी समझाया कि ऐसे समाज में जो भी सोच या विचार आम हो जाते हैं, वो इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि समाज के अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाते हैं, न कि इसलिए कि वो सही हैं। यानी जो बातें समाज में बार बार दोहराई जाती हैं, वो दरअसल सत्ता में बैठे लोगों के फायदे के लिए ही होती है। इसकी एक वजह यह भी है कि अमीर वर्ग के पास अखबार, टीवी या बाकी सारे मीडिया के साधन होते हैं जिससे वे अपनी बातें सब तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही लोग भी कई बार ऐसी सोच को सही मान लेते हैं क्योंकि उससे उन्हें अपने हालात को झूठा सुकून मिलता है, जैसे धर्म में दिलासा ढूंढना। अब बात करें राज्य और राजनीति की, तो मार्क्स का ध्यान दो बड़ी बातों पर रहा। एक, पूंजीवादी समाज में राज्य कैसा होता है। दूसरा, जब समाज पूरी तरह बदल जाएगा यानी कम्युनिज्म आएगा, तब राज्य का क्या होगा। बाकी और मुद्दों को यहाँ नहीं लिया गया है ताकि बातें आसान और साफ बनी रहें। मार्क्स ने पूंजीवादी समाज में राज्य को लेकर कोई एक तय सोच नहीं दी, बल्कि उनके विचार अलग अलग वक्त की घटनाओं में बिखरे हुए हैं। समझने के लिए हम कह सकते हैं कि उनके लिखे में राज्य और अमीर वर्ग के रिश्ते को लेकर 3 तरीके की तस्वीरें मिलती हैं। पहली तस्वीर में राज्य को एक औजार की तरह दिखाया गया है जिसे पूंजीपति वर्ग अपने फायदे के लिए चलाता है। यहाँ सरकार उन्हीं लोगों के काम आती है जो समाज में सबसे ताकतवर हैं। कभी कभी ये सरकार छोटे मोटे पूंजीपतियों के खिलाफ भी जा सकती है, लेकिन असल में उसका काम पूरे अमीर वर्ग के फायदे के लिए होता है। ये सीधी और साधारण सोच है जिसमें सरकार बस अमीरों का काम करती है। दूसरी तस्वीर में राज्य के अपने खुद के कुछ हित होते हैं। जब समाज में पूंजीपति और मजदूर वर्ग की ताकत बराबरी पर आ जाती है, तब सरकार दोनों के बीच अपनी जगह बनाने लगती है और खुद के फायदे देखती। ऐसे में सरकार दोनों पक्षों को अलग अलग समय पर भरोसा दिलाती है कि वो उनके साथ है और इसी वजह से अपनी ताकत बना लेती है। हालांकि सरकार के फैसलों पर अमीर वर्ग का असर तो रहता है, लेकिन वो इकलौता कारण नहीं होता। तीसरी तस्वीर में अमीर वर्ग सीधे तौर पर सत्ता में नहीं आता। वे राजनीति से दूर रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका फायदा है। कई बार ऐसा होता है कि अमीर वर्ग सत्ता से हट जाता है ताकि सरकार चलाने के झंझटों से दूर रहे और उनके पैसे वैसे ही बढ़ते रहें। इसके अलावा जब अमीर सत्ता में नहीं होते तो मजदूर वर्ग को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है, एक तरफ सरकार से और दूसरी तरफ अमीरों से, जिससे उनकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। यानी राज्य कभी सिर्फ अमीरों के हाथ का खिलौना होता है, कभी कभी अपने लिए फैसले भी करता है और कई बार अमीर खुद ही सत्ता से दूर रहना ज्यादा फायदेमंद समझते हैं। इन तीनों तरीकों से समझ आता है कि राज्य और पूंजीपति वर्ग का रिश्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता,
वो वक्त और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। इन तीनों मॉडल्स को लेकर बहुत से सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि इनमें से कौन सा मॉडल असल में मार्क्स के अपने विचारों के सबसे करीब है। जो सबसे पहली सोच थी, जिसमें राज्य को सिर्फ अमीरों का औजार बताया गया, उसे मार्क्स ने धीरे धीरे छोड़ दिया। वजह यह थी कि उन्होंने देखा कि बहुत सी सरकारें सीधा अमीरों के हाथ में नहीं थी, फिर भी उनके ही फायदे के लिए काम कर रही थी। बाकी के दोनों मॉडल्स में ये बात मुमकिन है, मगर मार्क्स ने क्लास बैलेंस वाला मॉडल सिर्फ कुछ खास हालत के लिए माना। उन्हें ये उतना स्थिर नहीं लगा। इसलिए साफ तौर पर कहा जाए तो मार्क्स का झुकाव तीसरे मॉडल यानी अब्डिकेशन मॉडल की तरफ ज्यादा था। वो मानते थे कि राजनीति की असली तस्वीर को समझने के लिए हमें देखना होगा कि किसका आर्थिक ढांचा मजबूत है, वही असल में राजनीति को चलाता है। अब दूसरा सवाल ये है कि इन तीनों में से किस मॉडल में राज्य को सबसे ज्यादा आजादी मिलती है। अगर आसान भाषा में समझे तो राज्य को तभी आजादी मिलती है जब वो सीधे सीधे अमीरों के कंट्रोल में न हो। इस हिसाब से दूसरा और तीसरा मॉडल राज्य को कुछ हद तक आजाद दिखाते हैं, लेकिन पहला नहीं। मगर अगर हम गहराई से सोचें तो असली आजादी तो तब है जब राज्य के फैसले अमीरों के फायदे से तय न हो। ऐसे में सिर्फ क्लास बैलेंस वाला मॉडल ही राज्य को सच में आजाद दिखाता है। तीसरे मॉडल में भी राज्य अमीरों के सीधे कंट्रोल में नहीं होता, मगर उसके ज्यादातर काम अमीरों के फायदे के हिसाब से ही चलते हैं। अब बात करें कम्युनिस्ट समाज में राज्य के हाल के बारे में। इस मामले में मार्क्स ने बहुत ज्यादा बातें नहीं की हैं, लेकिन उन्होंने पेरिस कम्यून के अनुभव से ये दिखाया कि आगे चलकर कैसा राजनीतिक ढांचा हो सकता है। यहाँ राज्य की असलियत को समझने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। एक तो उसका ढांचा कैसा होगा और दूसरा उसका काम क्या होगा। मार्क्स का सपना ऐसा समाज था जहाँ लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो और जहाँ बड़े बड़े सरकारी पद भी आम लोगों के लिए खुले हों, न कि किसी खास वर्ग के लिए। मसलन हर पद के लिए चुनाव, सबको वोट देने का हक, किसी भी चुने गए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार और सत्ता का ज्यादा से ज्यादा बंटवारा। मार्क्स ये भी चाहते थे कि सरकारी पदों को कोई ताकत का जरिया न माने, बल्कि वो आम मजदूर की तरह समझे जाएं और उन्हें भी उतनी ही तनख्वाह मिले जितनी बार बार चुनाव और बदलाव का मौका भी मिले, जिससे कोई भी कुर्सी पर टिक न जाए। इसे आसान शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें नेता कोई प्रोफेशनल या अलग तबका नहीं होते, बल्कि समाज के आम लोग ही होते हैं। मार्क्स की सोच थी कि असली आजादी तभी है जब राज्य समाज पर हावी न हो, बल्कि समाज का हिस्सा बन जाए और समाज के लोगों के हिसाब से ही काम करे। यही असली लोकतंत्र है। कम्युनिस्ट समाज में राज्य का असली काम क्या होगा, इसे समझने के लिए मार्क्स ने दो तरह के काम बताए। जरूरी काम जो हर समाज में करने पड़ते हैं और गैर जरूरी काम जो सिर्फ उन्हीं समाजों में होते हैं जहां अमीरी गरीबी की गहरी। असली दिक्कत ये है कि कौन सा काम किस कैटेगरी में आएगा, ये तय करना आसान नहीं है। जो जरूरी काम है उनमें मार्क्स के हिसाब से राज्य को लोगों की भलाई के लिए फैसले लेने होंगे, जैसे सड़क पर किस तरफ गाड़ियां चलेंगी या लोगों को शिक्षा, सेहत और बुनियादी सुविधाएं मिले। वहीं गैर जरूरी कामों में मार्क्स मानते थे कि जैसे जैसे समाज बदलता जाएगा वैसे वैसे पुलिस, सेना जैसी जबरदस्ती करने वाली ताकतें कम हो जाएंगी या शायद पूरी तरह खत्म भी हो जाएंगी। मगर ऐसा तभी मुमकिन है जब समाज में सच में बराबरी आ जाए और बाहर से कोई खतरा न हो। यहाँ बहुत लोग इस सोच पर सवाल उठा सकते हैं। कईयों को लगता है कि क्या वाकई राज्य की ताकत को इस हद तक कम किया जा सकता है, खासकर तब जब समाज में सबका आपस में पूरा मेल मिलाप न हो। आज के दौर में जहाँ इतने तरह के मतभेद हैं, वहाँ पूरी सहमति बनाना मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन मार्क्स की सोच ये थी
कि अगर लोग सच में लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लें और सबसे जरूरी फैसलों में भागीदारी हो, तो फिर पुलिस या सेना जैसी चीजों की जरूरत अपने आप कम हो जाए। जैसे अगर समाज ने वोट से फैसला किया कि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान मना है, तो जो लोग धूम्रपान करना चाहते हैं वो भी ये नियम मानेंगे, क्योंकि ये उनके डर या मजबूरी से नहीं बल्कि समाज के लोकतांत्रिक फैसले की इज्जत में होगा। मतलब हर बात पर सबकी राय एक जैसी होना जरूरी नहीं, बस इतना चाहिए कि लोग मिलजुल कर फैसले माने। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर राज्य का ढांचा इतना बदल जाए तो उसे राज्य कहना भी सही है या नहीं। कई बार लगता है कि जब सब कुछ इतना लोकतांत्रिक और खुले तौर पर जनता के हाथ में होगा तो वो पुराना राज्य जैसा नहीं रहेगा। मगर असल में राज्य शब्द का मतलब ही अलग अलग समय में अलग अलग रहा है, इसलिए इसे राज्य ही कहना ठीक है। अगर किसी को ये शब्द पसंद नहीं तो वो अपनी मर्जी से कोई दूसरा नाम भी रख सकता है, लेकिन असली बात यही है कि अब सत्ता समाज के आम लोगों के हाथ में होगी। अब आगे बढ़े तो मार्क्स ने भविष्य के कम्युनिस्ट समाज की पूरी तस्वीर कभी नहीं खींची। ये उनकी कोई भूल नहीं थी, बल्कि जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। वो बार बार कहते थे कि आगे का समाज कैसा होगा, इसकी पहले से पूरी रेसिपी देना सही नहीं है। ये सब समय के साथ समाज खुद तय करेगा। मार्क्स की ये सोच उनके समय के उन लोगों से अलग थी जिन्हें आज यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता है। ये लोग अपने मन में कोई सपना देखते थे और उसका पूरा नक्शा बना लेते थे कि भविष्य में सब कुछ कैसे चलेगा। लेकिन मार्क्स मानते थे कि समाज खुद अपने अनुभव और बदलते हालात से सीखता है, इसलिए आगे का रास्ता लोगों की समझ और जरूरतों के हिसाब से बनेगा, न कि किसी एक आदमी की किताब या सोच के हिसाब। यूटोपियन समाजवादियों की सोच बाकी समाजवादियों से अलग थी, क्योंकि ये लोग मानते थे कि भविष्य के समाज की पूरी प्लानिंग और ढांचा पहले से बना लेना चाहिए। इनके हिसाब से आगे का समाज तभी बनेगा जब पहले से उसके बारे में हर चीज साफ साफ तय हो, ताकि जो बदलाव लाने वाले लोग हैं उनके पास एक साफ रास्ता और मकसद हो। पर मार्क्स इससे अलग सोचते थे। वो मानते थे कि समाज को आगे कैसे बढ़ना है, इसका रास्ता और तरीके लोग खुद अपने अनुभवों और जरूरतों से खोज लेंगे। कोई भी इंसान या किताब ये सब तय नहीं कर सकती। इसलिए मार्क्स ने कभी भी आगे के समाज की पूरी तस्वीर नहीं बनाई। मार्क्स ने यूटोपियन समाजवादियों के बारे में कभी खूब तारीफ भी की तो कभी सख्त आलोचना भी की। दरअसल मार्क्स ने अलग अलग जगह पर इनकी अलग अलग बातों को लेकर राय दी। जैसे उन्होंने शुरुआती यूटोपियन सोच रखने वालों की आलोचना कम और तारीफ ज्यादा की, लेकिन जो बाद के दौर के लोग थे उन पर उनकी नाराजगी ज्यादा थी। दूसरी तरफ उन्होंने इनकी आलोचना इसलिए की क्योंकि ये लोग सिर्फ सपने देखते थे और हर छोटी बड़ी बात की पूरी लिस्ट बना देते थे, बजाय इसके कि असली समाज की दिक्कतें और बदलावों की जरूरत को गहराई से समझे। यूटोपियन सोच में दो बातें थीं। पहली, वो अपने दौर के समाज की गलतियां अच्छे से बताते थे, इस पर मार्क्स भी खुश थे। लेकिन दूसरी, ये लोग जो आने वाले समाज का बहुत ही डिटेल खाका बनाते थे, उस पर मार्क्स का भरोसा नहीं था। वो मानते थे कि समाज की आगे की तस्वीर इतनी जल्दी और पहले से तय नहीं हो सकती। हाँ, समाज में जो खराबी है उसका सही विश्लेषण जरूरी है, ये बात मार्क्स भी मानते थे। मार्क्स की असली नाराजगी इनकी उस सोच से थी जिसमें ये लोग मानते थे कि अगर हमारे पास एकदम सटीक योजना हो तो समाज में बदलाव लाना आसान हो जाएगा। लेकिन मार्क्स को लगता था कि असली बदलाव समाज के अंदरूनी हालात, लोगों की जरूरत और समय के साथ ही आएंगे, न कि किसी के लिखे नक्शे या सपना देखकर। इसलिए मार्क्स ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आगे का समाज कैसा होगा ये लोग खुद तय करेंगे, उसे कोई एक आदमी या किताब नहीं बना सकती। उनके हिसाब से समाज बदलने का तरीका और मकसद दोनों समय और समाज की जरूरतों से तय होते हैं, न कि सिर्फ प्लान बनाकर। मार्क्स ने यूटोपियन सोच पर जो 3 बड़ी आपत्तियां उठाई वो ये थी
कि इस तरह की प्लानिंग करना ना तो सही मायनों में लोकतांत्रिक है, ना ही पूरी तरह मुमकिन है और ना ही जरूरी है। सबसे पहले उनका कहना था कि जब कोई पहले से पूरा समाज कैसा होगा ये तय कर देता है तो असल में वो लोगों की खुद फैसले लेने की आजादी छीन लेता है। मतलब अगर आगे के समाज की हर बात एक ही प्लान या नक्शे से तय हो जाएगी तो लोग अपनी मर्जी से कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। लेकिन इस बात पर यह भी कहा जा सकता है कि कभी कभी ऐसे प्लान लोगों को अपने भविष्य के बारे में सोचने और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। दूसरी आपत्ति ये थी कि आगे का समाज कैसा होगा, इसकी एकदम सटीक भविष्यवाणी या पूरी जानकारी इंसान को कभी मिल ही नहीं सकती। दुनिया बहुत जटिल है, हर समय हालात बदलते रहते हैं, तो ऐसा कोई नक्शा बनाना नामुमकिन है जिसमें सब कुछ सही सही लिखा हो। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पूरी तरह सही प्लानिंग तो जरूरी नहीं। कई बार अधूरी योजनाएं भी लोगों को आगे बढ़ने का हौसला देती हैं और हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं। तीसरी बात मार्क्स ने ये कही कि समाज अपने आप बदलता है, उसके लिए बाहर से कोई बड़ा ब्लूप्रिंट या प्लान बनाना जरूरी नहीं है। उनका मानना था कि आगे का समाज पूंजीवाद के भीतर ही धीरे धीरे आकार लेता रहेगा, बस लोगों को उसका सही वक्त आने पर उसे अपनाना होगा। लेकिन इसमें भी शक की गुंजाइश है, क्योंकि अब तक का इतिहास ये नहीं दिखाता कि सब कुछ अपने आप आसानी से बदल जाता है। कई बार लोगों को बदलाव लाने के लिए खुद दखल देना पड़ता है। इस तरह इन सब बातों से साफ है कि मार्क्स की इन आपत्तियों में दम तो है, लेकिन इन पर पूरी तरह भरोसा करना भी थोड़ा मुश्किल है। समाज कैसे बदलना चाहिए, इस पर हर दौर में अलग अलग राय बनती रही है और आगे भी लोग अपनी सोच से नया रास्ता खोजते रहेंगे। मार्क्स ने शुरू के यूटोपियन विचारकों को बाद के लोगों से थोड़ा अलग नजरिए से देखा। उनकी नजर में पहले दौर के सोचने वालों ने अगर कुछ गलतियां की तो उसका कारण था कि उनके वक्त में समाज और हालात उतने आगे नहीं बढ़े थे कि वो सच्ची समझ तक पहुंच पाते। उस समय के लोगों के पास पूरी जानकारी या जरूरी हालात नहीं थे, इसलिए उनसे कुछ बातें गलत होना स्वाभाविक था। लेकिन बाद की पीढ़ी के जो लोग थे वो पहले के लोगों की ही बातों को बिना बदलाव के दोहराते रहे, जबकि उनके समय तक समाज काफी बदल चुका था और हालात भी जहां साफ थे। इसलिए मार्क्स मानते थे कि नई पीढ़ी के सोचने वालों को अब तक चीजों को समझ जाना चाहिए था, उनकी गलतियां माफ नहीं की जा सकती। अब अगर हम मार्क्स की विरासत की बात करें तो ये बहुत बड़ी और विवादित है। उनके बाद 3 अलग अलग दौर माने जा सकते हैं। पहला दौर उनके जाने के बाद से रूस में हुई बड़ी क्रांति तक का था, जिसमें कुछ सोचने वाले लोग और एक्टिविस्ट सामने आए। दूसरे दौर में सोवियत संघ और यूरोप के उस इलाके में जहां सरकारें सख्त और दबाव वाली बन गई थी, वहां मार्क्स की सोच का असर रहा, लेकिन साथ ही बहुत से लोगों ने उसका विरोध भी किया। तीसरे दौर में जब पूंजीवादी दुनिया आगे बढ़ी और पुराने सिस्टम ढहने लगे, मार्क्स की सोच को फिर नए तरीके से देखा जाने लगा। इन सब के बीच कई दार्शनिकों और विचारकों ने मार्क्स की बातों को अलग अलग अंदाज में अपनाया और समझाया। बहुत से लोग अब भी मार्क्स की हर बात को एक पूरी व्यवस्था मानने की जगह उसमें छुपे सवालों और समस्याओं पर जोर देते हैं। कई लोग मानते हैं कि मार्क्स ने पूंजीवाद की जो समस्याएं बताई वो आज भी सही हैं, चाहे उनके समाधान पर सबका भरोसा न भी हो। आखिर में मार्क्स की सोच का महत्व सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या सच्चाई बोली, बल्कि उनकी लिखी बातें आज भी नए तरीके से सोचने के लिए, समाज को समझने के लिए और दुनिया के हालात पर सवाल उठाने के लिए हमें प्रेरित करती हैं।